हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सीयूईटी ज्योग्राफी, इसमें हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला जो हमारा चैप्टर है उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी जैसे कि हमने एक्टिविटीज़ के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी, क्वार्टनरी, राइट, ये सारी चीज़ें हमने की। हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया, कम्युनिकेशन किया। ठीक है, तो अभी हम अपना ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है ह्यूमन सेटलमेंट में। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको ना हर क्लास में शुरू करती हूँ क्लास तभी भी बोलती हूँ, जब हमारी क्लास वाइंड अप होती है तो भी मैं आपको बोलती हूँ क्लासेस रेगुलर करिए, उससे आपको बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि आपको सीयूईटी को क्रैक करने के लिए किस तरीके की अप्रोच रखनी है, राइट। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, राइट, तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। कई बार बहुत सारे आप पूरे साल बिजी होते हो पढ़ने में, तो वो एक टाइम आपके पास मिलता है। कई बार उसी में होता है कि थोड़ा सा अपने जो वैकेशन होते हैं उनको भी आप देखते हो, कहीं पे जाना आना करते हो। अगर आप पूरे साल एक एक घंटा भी निकालोगे सीयूटी के लिए तो आपको एकदम से बर्डन फेस नहीं होगा, बर्डन फील नहीं कर पाओगे आप, और आपको बहुत स्मूथली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि किसी चीज को आप एक महीने में 6-6 7-7 घंटे पढ़ रहे हो तब कर रहे हो, पूरे साल 1 घंटा निकाल रहे हो। ठीक है, जो भी वीक में एक क्लास होती है ज्योग्राफी की, तो आप 1 घंटा निकाल के अपना कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ आपके साथ यहाँ पर, तो आप अपने जो एमसीक्यूज हैं उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चलता है किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे और हमारी क्लास को देखोगे तो बहुत सारे सवाल, मतलब 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो क्लास से बाहर से आते हैं। जैसे कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो, ट्रेड के बारे में पढ़ते हो, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो डील करते हैं ट्रेड के साथ। तो उनके बारे में मान लो आपसे पूछ लिया, तो एक तो करंट अफेयर का सवाल ऐसा होता है जो बाहर आ जाता है। तो उसी को देखते हुए मैं ये कोशिश करती हूँ कि जैसे ट्रेड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर अगर आया है, उस एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आया है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे कि WTO है, राइट। इस तरीके के जो भी संगठन है, या जब हम एनवायरमेंट, इसी में जब हम पॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं अपना ज्योग्राफी में, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, किस तरीके की क्या इंडेक्स निकाल रहे हैं, इन सारी चीजों को भी मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ, ताकि जो 2-3 सवाल ऐसे हैं क्लास से बाहर आते हैं वो भी आप कवर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में देखेंगे। क्या है ह्यूमन सेटलमेंट्स? सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि इनको बोलते हैं हम मानव बस्तियां। ठीक है, मानव, ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं आपकी मानव बस्तियां, या इनको आप मानव बस्ती बोलते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स मींस क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग, यानी कि जो रहने के ग्रुप्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, उनको आप ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलते हैं। कई बार ना बड़े सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो आपसे बोल दिया जाए कि कंसीड द स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक तो हो जाएगा, मान लो ए हो गया क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स, राइट। और भी इसी तरीके का अगर स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे तो आंसर कौन सा होगा? क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स, या फिर और किसी प्रकार का ऐसा साइज शेप जहां पर लोग रहते हैं, उसको आप ह्यूमन सेटलमेंट्स बोलते हैं। एंड फॉर दिस पर्पज पीपल मेक इरेक्ट हाउस एंड द अदर स्ट्रक्चर एंड commands some area of the tertiary as their economic support base। और इसके लिए क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ आकार बनाते हैं जिन्हें आप घर बोल सकते हैं। जैसे घर होता है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, किसके लिए? हम रहने के लिए बनाते हैं। उसी तरीके से कमर्शियल ऑफिसेज बनते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं, किस लिए बनती हैं? ताकि वहां पर बिजनेस सेटअप हो सके और आपकी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो वहां से पूरी हो सके, आप वहां पर जाकर जॉब कर सको, आपको रोजगार मिल सके। लेकिन आता तो ये सारा ह्यूमन सेटलमेंट्स में ही है। बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है क्लस्टर्स ऑफ ड्वेलिंग। ठीक है, जहां पर कि लोग रहते हैं, उस एरिया में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का आकार है, उसको टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बोलेंगे। बट क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग इज अ ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप्स। जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, वो आकार और
प्रकार, यानी उनका आकार अलग अलग हो सकता है और वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप्स, यानी कि आकार और प्रकार में ये अलग अलग हो सकते हैं बस्तियां। एंड दे रेंज फ्रॉम हैमलेट टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और इनकी जो रेंज हो सकती है ना वो हैमलेट यानी कि छोटी छोटी बस्तियों से लेकर के, छोटे छोटे बस्तियों से लेकर के, ठीक है, ये कहां तक हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि बड़े शहरों तक हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, इस तरीके के शहर भी हो सकते हैं। छोटे छोटे से, जैसे आपने सुना होगा, अगर जो बच्चे ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, मे भी शायद उनको ना पता हो, बट अगर कभी गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई पेरेंट्स में से आपके गांव से तो होंगे ही, ठीक है, तो अगर कभी आपको गांव जाना हो या तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि छोटे छोटे गांव में क्या होता है, छोटे छोटे से, जैसे उनको 10 घर मान लो एक तरफ बने हुए, तो उनको बोल देंगे आप ये नगला है, या कुछ नाम दे दिया, इनको हैमलेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको पता ही है, बड़े शहर होते हैं। एंड विद साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंज एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड ये जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं ना सेटलमेंट्स के, यानी अपने साइज के अनुसार उनका आर्थिक कैरेक्टर एक अलग होता है, जिसमें कि उनका सामाजिक स्ट्रक्चर अलग तरीके का हो सकता है। और वो क्या बदलते हैं, यहाँ पर तकनीक, इकोलॉजी और उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है ये बड़ी मैटर करती है, उनका साइज कैसा है और उनका टाइप कैसा है इस पर। एंड सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल स्पेशली स्पेस्ड, जो सेटलमेंट्स होते हैं वो छोटे हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, और स्पेशली स्प्रेड यानी कि बिखरे हुए हो सकते हैं चारों तरफ। एंड दे मे ऑल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, और ये बहुत बड़े हो सकते हैं एंड क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि बड़े और छोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बड़े और छोटे दोनों प्रकार के मानव आवास या मानव सेटलमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको आप मानव बस्तियां भी बोलते हैं सेटलमेंट्स को। एंड दे स्पेशली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेज। दूसरी चीज, जो छोटे छोटे स्मॉल स्प्रेड होते हैं, छोटे छोटे घर और अलग अलग जगह पर बने होते हैं, ठीक है, उनको आप गांव बोलते हैं। नहीं, आपसे पूछ ले गांव की डेफिनेशन क्या होती है, तो एनसीईआरटी ने जो गांव की डेफिनेशन दी है, विलेज की जो डेफिनेशन दी है वो है द स्पेशली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेज, यानी कि स्पेशली लोकेटेड जगह जगह पर बने हुए जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको आप गांव बोलते हैं। यानी जो गांव होते हैं वहां पर जगह जगह पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लीनियर एक तरीके के घर होंगे या तो फिर कोई प्लान्ड विलेज नहीं होता है, जिसका जहां मन करा, जहां जिसकी जगह है, जहां खेत है वहां उसने घर बना लिया, खेत में जाके बना लिया, तो बहुत बिखरा हुआ से स्ट्रक्चर गांव में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। एंड स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। दूसरी चीज क्या होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विलेज की डेफिनेशन, कि वहां के जो लोग होते हैं मुख्यतः प्राइमरली वो प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, कृषि कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ऑन द अदर हैंड, अब यही हम दूसरे हाथ पर अगर बात करते हैं, दूसरी साइड की बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, ये तो रही गांव की बात, लेकिन यहीं पर जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो देयर आर फ्यूर बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड अर्बन सेटलमेंट्स स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। यानी एक तरफ हो गया गांव का स्ट्रक्चर, आपने देखा, साइज देखा, प्रकार देखा, गांव में या जो ग्रामीण लोग होते हैं किस तरीके की गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये आपने देखा। वहीं पर दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि देयर आर फ्यूर यानी कि बहुत कम होते हैं, बट लार्जर सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेट, जैसे आप हाई राइजेस बिल्डिंग्स देखते हो, है ना, देखने में क्या है 4-5 बिल्डिंग है लेकिन उसमें हजारों फैमिली रहती हैं, ठीक है, विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स, और इसको आप अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। स्पेशलाइजिंग, और इनका अर्बन सेटलमेंट्स का स्पेशलाइजिंग किस चीज में होती है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए आपके सीयूईटी के एग्जाम में कि अर्बन एरिया के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सो वो होते हैं, अब मान लो आ जाए ए बी, ए एंड बी, बी एंड सी, सी
एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? बी एंड सी, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, न कि प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलो, यानी कि कुछ बेसिक डिफरेंस होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण और शहरी आवासों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी देख लेते हैं। ग्रामीण एंड शहरी जो बस्तियां होती हैं, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये भी देख लेते हैं हम यहां पर। सो फर्स्ट है रूरल सेटलमेंट्स, राइट, यानी कि द रूरल सेटलमेंट डिराइव्ड देयर लाइफ फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ बेसिक economics need from land-based primary economic activities, where the urban settlements depends on process of raw material and manufacturing of finished goods on the one hand and a variety services on the other। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर, जैसे हमने पहले ही बात की, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं को हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। वहीं पर जब बात अर्बन सेटलमेंट्स की आती है तो यहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्सरी, अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है आपका, ठीक है। एंड टर्सरी और सर्विसेज में, जैसे कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो ये सेवाओं में आता है, ये सर्विस में आता है, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड और देखो एक चीज और, ये मैं सोचना कि गांव के लोग सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट जब हम एक एवरेज डेटा निकालते हैं तो हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं। Cities acts as nodes for economic growth, provide goods and services not only to urban dwellers but also the people of the rural settlement in their hinterlands in return for food and the raw materials। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी कि जो शहर होते हैं वो एक तरीके से आर्थिक ग्रोथ के लिए नोड्स की तरह काम करते हैं। सिटीज आर्थिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नोड के रूप में काम करते हैं। एंड दे प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, और ये आपको वस्तु और सेवा प्रदान करते हैं ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स। किसके लिए? नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स, केवल ऐसा नहीं है कि शहरी लोगों के लिए ही ये देते हैं, है ना, न केवल शहर में रहने वाले लोगों के लिए, ना केवल शहर में रहने वाले लोगों के लिए, इन देयर हिंटरलैंड्स इन रिटर्न फॉर फूड्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, बट ऑल्सो पीपल ऑफ रूरल, ठीक है, बल्कि ग्रामीण लोगों के लिए भी, है ना, बल्कि ग्रामीणों के लिए भी, ठीक है। तो ये भी होता है। एंड सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स एंड दिस फंक्शनल रिलेशनशिप, और जो ये कार्यात्मक रिलेशनशिप है इसको आप बोलते हैं कार्यात्मक रिलेशनशिप या कार्यात्मक संबंध, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्यात्मक संबंध। तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? बिटवीन द अर्बन एंड रूरल और अर्बन के बीच में, ग्रामीण और शहर के बीच में, जो ये एक कार्यात्मक संबंध है कि जो शहर हैं वो इकोनॉमिक नोड के रूप में काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ना केवल शहर में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए भी। एंड सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड्स, और उनके जो मतलब ऐसा जो एरिया होता है ना तो पूर्णतः शहरी है और ना ही पूर्णतः ग्रामीण है, इन रिटर्न फॉर फूड्स एंड द रॉ मटेरियल्स। और ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द रूरल एंड ग्रामीण, यानी कि गांव और शहर के बीच में ये कार्यात्मक संबंध है। सेटलमेंट्स टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसपोर्ट, ये किस तरीके से होता है? अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा परिवहन हो, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो, या तो संचार नेटवर्क अच्छा होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होता है, संचार तंत्र, बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है तो गांव और शहर के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है वो भी बहुत अच्छे से चलती है ना। इसका कहने का आशय ये है, ठीक है। चलो हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हमने अभी क्या देखा था? फंक्शनल रिलेशनशिप। हमने यहां पर देखा अभी फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है।
किसके बीच में देखिए, अर्बन प्लस रूरल। ठीक है, अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। अगेन अर्बन प्लस रूरल सेटलमेंट्स के बीच में, ये भी चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका कार्यात्मक संबंध, कार्यात्मक संबंध, एंड यहां पर ये हो गया आपका सामाजिक संबंध। ठीक है, ये हो गया सामाजिक संबंध, ये यहां पर आपका हो गया सामाजिक संबंध, राइट। सो हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, altitude and outlook, and the rural people are less mobile and therefore social relation among them are intimate. आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी, अगर आप गांव के बारे में सोचते हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गांव में रहते हैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो शहर में रहते हैं और बीच बीच में गांव जाते हैं। आप एक चीज देखते हैं, जब आप गांव जाते हो ना, तो वहां पर जो सामाजिक रिलेशनशिप होती है, वहां पर जो सामाजिक संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटीमेट होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, एक दूसरे की मदद बहुत लोग करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हेल्प करते हैं। यानी अगर कोई डेली बेसिस की चीज खत्म हो जाती है ना एक दूसरे के घर में, तो जाकर के ले लेते हैं, वहां पर ऐसा होता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जाकर के हेल्प कर लेते हैं। वहीं पर शहर में बहुत प्रॉब्लम भी अगर आपको आ जाए ना, तो भी मुश्किल से अगर कोई जानने वाला व्यक्ति है तो आपकी हेल्प करेगा, अदरवाइज कोई बहुत ही अच्छा इंसान है तो आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध बहुत अच्छे शहरी क्षेत्रों में नहीं होते हैं। उसकी एक वजह होती है, क्या वजह होती है कि शहर में लोग ज्यादा मोबाइल होते हैं, ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले होते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बिजी होते हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। वही गांव में एक प्लस पॉइंट होता है, और वो प्लस पॉइंट क्या होता है कि वहां पर लोग लेस मोबाइल होते हैं कंपेयर टू अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लोग बहुत कम ऐसा होता है कि अपना गांव छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने, और चले भी जाते हैं ना तो बीच बीच में आकर के गांव में अपने लोगों से मिलते हैं, या अगर मान लो किसी भी तरीके का कोई फंक्शन होता है तो एक दूसरे के यहाँ अटेंड करते हैं। तो इनसे क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, आपकी बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, सो ये एक प्लस पॉइंट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम यहाँ पर फंक्शनल, ये तो रही सोशल रिलेशनशिप की बात, और जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, जब हम कार्यात्मक संबंध पढ़ रहे हैं, तो हम देखते क्या है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो आर्थिक गति के लिए एक सेंटर का काम करते हैं, एक नोड का काम करते हैं। वहां पर वस्तुएं आती हैं, रॉ मटेरियल आएगा, वहां मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर क्या होगा, फाइनल गुड्स आसपास के क्षेत्रों में भेजी जाती हैं और सेवाएं दी जाती हैं, राइट। सो जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, ये एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सोशल रिलेशनशिप डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेस मोबिलिटी इन विलेज एरिया कंपेयर टू अर्बन। ठीक है, वहीं पर जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है आपका, जो कार्यात्मक संबंध होते हैं, वो आपके डिपेंड करते हैं अ गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर अच्छा परिवहन और संचार तंत्र है, तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है गांव और शहर के बीच में, कि गांव से कच्चे उत्पाद आते हैं, रॉ मटेरियल आते हैं, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, पनीर बन के आता है शहरों में, और वहां से क्या जाता है, फिर वहां आते हैं लोग अपनी चीजें बेचते हैं, और एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। वहीं पर जब कोई रॉ मटेरियल आता है और बनता है, फिर उसके बाद फाइनल गुड्स जाती हैं वापस, या तो सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है केवल शहरों को मिलती हैं। तो समझ रहे हो आप ये फंक्शनल रिलेशनशिप और सोशल रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, बेस क्या है ना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है किसी बच्चे को जब आप ये क्लास देख रहे हो, जब तक आप ये क्लास पहुंचेगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं वहां पर भी आपका डाउट क्लियर करूंगी। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर किसी भी तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप एंड सोशल रिलेशनशिप को लेकर के कोई डाउट है तो। ठीक है, या और कोई चीज आपको सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड ज्योग्राफी डोमेन से पूछनी है तो वो भी बताइएगा। चलो आगे देख लेते हैं। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशन अमंग देम आर इंटीमेट। In urban areas, on the other hand, way of life is complex and fast, and social relationship are formal.
यानी कि शहरों में आप देखेंगे कि जो वे ऑफ लाइफ होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के हाथों, यानी आपने अपने घर के लिए डोमेस्टिक हेल्प रख ली, अपने असिस्ट करने के लिए किसी को रख लिया, उनके हाथों से आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, आप वर्किंग होते हो, आप बाहर काम करने जाते हो, टाइम ही नहीं होता है, सुबह जाते हो बच्चे स्कूल होते हैं, शाम को आते हो बच्चे सो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो सोशल रिलेशनशिप, आप सोचो अगर एक घर में अपने बच्चों के साथ अगर इतना फॉर्मल रिलेशन होगा कि आप सिर्फ काउंटिंग आवर्स के लिए बच्चे से मिलोगे, तो पड़ोसियों के साथ तो कैसे ही संबंध आपके होंगे। तो बेसिकली बहुत कम, अगर किसी के यहाँ कुछ हुआ, शादी हुई होगी, बड़े फंक्शंस में ही लोग अटेंड कर पाते हैं, और वो भी जहां पर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, सिर्फ वही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां या ग्रामीण जो सेटलमेंट्स होते हैं वो होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर, रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स, यानी कि जब हम ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे होते हैं तो भारत में मोटे तौर पर इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, इंडिया में ग्रामीण सेटलमेंट्स को वी कैन डिवाइड इन 4 टर्म्स में, इनको हम यहां पर इंडिया में रूरल सेटलमेंट को, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, एक तो होता है क्लस्टर एंड एग्लोमेरेट और द न्यूक्लियड, यानी कि छोटे छोटे अलग अलग जो बस्तियां बनी होती हैं। एक तो ये हो गया, इनको बोलते हैं। एक होता है सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, एक होता है, यानी क्लस्टर हो गया एक तो कि बिल्कुल घनी बस्तियां होती हैं, उसको आप क्लस्टर बोलते हैं, या न्यूक्लियड भी हो सकता है इसमें, यानी बहुत घनी बस्ती एकदम से अलग, उसके आसपास फिर कुछ भी नहीं। दूसरा होता है सेमी क्लस्टर्ड, यानी कि जैसे कि गांव है, फिर थोड़ी दूर जाकर के कुछ 10, 15, 20 घर बने हुए हैं। या तो फ्रेगमेंटेड, यानी कि बिखरा हुआ जो साइज होता है किसी आवास का, उसको हम बोलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर होता है हेमलेटेड, ये तीसरा प्रकार है आपका। एंड फोर्थ यहाँ पर है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, यानी कि सबसे अलग, बिल्कुल सबसे अलग। जैसे फार्म हाउस वगैरह आप बना लो और 2, 4, 6 एक जगह फार्म हाउस बने हो, है ना, वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड एंड आइसोलेटेड उसको बोलते हैं। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो फार्म हाउस होते हैं वो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है, मैं बता रही हूँ कि जैसे बिल्कुल अलग होते हैं, बाहर होते हैं। तो अगर कोई भी चीज ऐसे लगती है ना कि आपको मतलब समझ में नहीं आई, जैसे उन्होंने फार्म हाउस बोला, तो क्वेश्चन कर सकते हो ये आप, ठीक है, इट्स योर राइट कि आप कमेंट सेक्शन में इस बात को पूछो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके राइट के लिए ही बता रही हूँ कि आपका अधिकार है सवाल पूछने का। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की। क्या होता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स? द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउसेस, यानी कि जो क्लस्टर रूरल सेटलमेंट होते हैं ये कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया होते हैं, एक हाउसेस होते हैं। जैसे कि बस्तियां आपने देखी होंगी, है ना, जैसे स्लम एरिया होते हैं, देखा है स्लम एरिया किस तरीके के होते हैं, कहीं पर उनको झोपड़पट्टी बोलते हैं, कहीं पर स्लम एरिया बोलते हैं, मतलब, या फिर आपने शहर में भी देखा होगा बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियां होती हैं, बहुत बिल्कुल बड़ी ना धूप आ रही है ना कुछ है। दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं, आपको देखने को मिलेंगी ऐसी, ठीक है। इवन कई जगह स्टूडेंट एरिया ऐसे हैं जहां पर बस छोटी छोटी सी गली हैं, ऊपर तार लटक रहे हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हैं, छोटे छोटे से कमरे हैं। अगर कोई बड़ा कमरा भी है तो बीच में कार्डबोर्ड लगा के बच्चों को रखा जाता है, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जब आप बाहर पढ़ने जाओगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं। एंड in this type of blaze our general living area is distinct or separated from the surroundings farm barns and pastures। और इस तरीके के जो एरिया होते हैं ना, जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट होते हैं, ये जो एरिया होते हैं ये पास्चर्स यानी कि खेतीबाड़ी से सबसे अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इनके आसपास कुछ नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि इनके आसपास कुछ भी नहीं होता है। एट द सराउंडिंग्स फार्म्स बर्न्स एंड पास्चर्स। दूसरी चीज ह्यूमन सेटलमेंट्स की जब हम बात करते हैं, सो एंग्लो अलोंग विद द स्ट्रीट प्रेजेंट अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और द जियोमेट्रिक शेप फाउंड इन दीज सेटलमेंट्स लाइक रेक्टेंगुलर एंड द रेडियल एंड द लीनियर।
यानी कि जब आप ह्यूमन सेटलमेंट्स की करते हैं, मानव आवास की जब आप बात करते हैं, सो अलोंग विद स्ट्रीट प्रेजेंट अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, एक जैसा पैटर्न होता है, एंड स्ट्रीट सड़क के किनारे ज्योमेट्रिक शेप में, एंड दीज ये जो सेटलमेंट्स होते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ये या तो रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं, या तो रेडियल होते हैं, या तो लीनियर होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, अगर आप सीयूटी का पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा कि क्लस्टर जो होते हैं उनका आकार क्या होता है। तो यहां पर देख लो, एक तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, दूसरा रेडियल भी हो सकता है, और तीसरा ये लीनियर भी हो सकता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन्स सच एज इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड in Rajasthan, scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water resources। अब देखो, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी है कि लोग कॉम्पैक्टेड विलेज में रहते हैं, यानी कि बिल्कुल घना बसा हुआ गांव है, वहां पर रहते हैं। बुंदेलखंड में ये देखने को मिलता है जहां पर पानी की कमी है, राजस्थान में देखने को मिलता है, और भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे कि नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर देखने को इसलिए मिलता है। जो कॉम्पैक्टेड विलेज होते हैं वो गांव एक जैसे बिल्कुल घने बसे हुए गांव, क्योंकि वहां पर कई बार मान लो वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, तो जंगली जानवरों का डर होता है, या तो चोरों का डर होता है, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से भी लोग क्या करते हैं, आसपास घर बनाते हैं और वहां पर रहना पसंद करते हैं। वजह कई हो सकती है, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी, डिफेंस एक रीजन हो सकता है इसका, एंड पानी की कमी, यानी कि अगर एक साथ रहेंगे, एक पास रहेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए, बिल्कुल घने बसे हुए आवास होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ये बात हो रही है यहां पर नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहां पर। आगे हम देखेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट की अगर हम बात देखें कि जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं वो और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट्स फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होते हैं, ये इनमें एक टेंडेंसी हो सकती है किसकी, क्लस्टरिंग की और रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट की। दूसरी चीज, more often such as pattern may also result from segregation and the fragmented of a large compact village in this case। और इस केस में क्या हो सकता है, more or one the village society choose or is forced to live the little away from the main cluster of village। see, जो फ्रेगमेंटेड होते हैं, यानी कि मोर ऑफन सच एज पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द सेग्रीगेशन और द फ्रेगमेंटेड ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज एंड इन दिस केस वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज। और इस सेक्शन में जैसे अलग होते हैं, फ्रेगमेंटेड होता है, एक पूरा गांव है और फिर कुछ घर बिल्कुल गांव से अलग बने हुए हैं, गांव के बाहर बने हुए हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज, यानी कि गांव के कुछ सेक्शन ऐसा होता है, कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जो कि गांव से अलग रहना पसंद करती है, फोर्स्ड, या तो फिर उनको चूज, या तो वो चुनते हैं, या तो इट्स फोर्स्ड टू लिव, उनको फोर्स किया जाता है वहां पर रहने के लिए। वो हो सकता है कि जैसे ये एक बुराई है, ये सामाजिक बुराई है, लेकिन कई बार जातिगत भेदभाव किया जाता है। तो मान लो किसी विशेष जाति के लोगों को बोल दिया जाएगा कि नहीं, आप अलग रहो, सबसे अलग रहो आप, ठीक है, आसपास नहीं रहना है आपको। तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है अगर उनको फोर्स किया जा रहा है गांव से बाहर रहने के लिए या घर बनाने के लिए, तो ठीक है। और आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, बहुत सारी जगह ऐसा होता भी है ना। दूसरी चीज, उनकी कोई आर्थिक बेसिकली तो आर्थिक बैकग्राउंड शहरों में देखने को मिलता है कि एक जगह अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, फिर एक एरिया आपको आएगा स्लम जैसा दिखेगा। तो अर्बन एरिया में मोस्टली क्योंकि काम करने की लोगों का वो होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा कास्टिज्म को नहीं दिया जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर सब जानते हैं एक दूसरे को, है ना। तो कई बार उन लोगों को फोर्स किया जाता है बाहर रहने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है। दूसरी चीज, in such cases generally the land owning or dominant community occupy the central part of the main place where people of lower strata of society and the manual workers
सैटल वन और आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज। और देखो इस तरीके के जो केस होते हैं ना कि या तो वो लोग खुद से चुन लेते हैं गांव से अलग बाहर रहने के लिए क्योंकि उनके साथ व्यवहार इस तरीके का होता है, या तो इनडायरेक्टली उनको इस तरीके से टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो खुद ही चले जाते हैं, या अगर नहीं भी जाते तो उनको फोर्स किया जाता है जाने के लिए। ठीक है, फोर्स किया जाता है जाने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में जब ये होता है तो वहां के जो डोमिनेंट सोसाइटी होती है, डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, ठीक है, या तो जो जिनके पास खेती ज्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं, गांव के सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या लोअर स्ट्रेटा के जो लोग होते हैं वहां पर, उनको बोलते हैं गांव से बाहर रहने के लिए। इस केस में ये होता है। एंड सेटलमेंट्स आर डिस्पर्स्ड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। और ऐसा गुजरात प्लेन में भी आपको देखने को मिला कि गांव के किसी एक कोने पे जाकर के वो अपना घर बना लेते हैं, है ना। अब यहां पर देखो ये सेमी क्लस्टर ये पूरा है, और उसके बाद यहां पर आपको ये दिखेगा अलग, बिल्कुल पूरे गांव से अलग में कुछ घर आपको यहां पर दिखेंगे। सो ये क्या होगा कि गांव के एक कोने पर जाकर के उन लोगों को रहने के लिए बोल दिया जाता है। और ये कहां ज्यादा पाया जाता है, गुजरात प्लेन में और राजस्थान में। ठीक है, प्लेन जैसे हमने पढ़े थे यहाँ पर, तो मैंने जब ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ी हुई हैं, आप लोग देख लेना, प्लेन के बारे में बताया हुआ है कौन से प्लेन कहाँ पर पाए जाते हैं, पूरा मैप बना करके मैंने समझाया हुआ है, तो आप लोग वहां पर क्लास को जाकर के देख सकते हो। आगे देख लेते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट्स। हेमलेटेड सेटलमेंट्स क्या है, समटाइम्स settlements is fragmented into several units physically separated from such other bearing a common name, and these units are locally called पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी। यहां से भी सवाल आया है, यहां से 2024 में सवाल पूछा गया, जो 2024 का CUET का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सवाल आया था यहां से। ठीक है, हेमलेटेड सेटलमेंट्स कौन से होते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आवास जो होते हैं बड़े फ्रेगमेंटेड होते हैं, बिखरे हुए, एक घर यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा वहां बना हुआ है, तीसरा, मतलब कोई साइज कोई शेप नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज कोई ये नहीं कि एक लाइन से बने होते हैं, जिसका जहां मन आता है वहां उसने घर बना लिया। गांव में आपको पता है किस तरीके के खेत और प्लॉट्स लोगों के होते हैं। इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, बियरिंग अ कॉमन नेम, और उनको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है। मान लो 15-20 घर एक एरिया में बने हुए, मान लो ये एक पूरा क्षेत्र है, अब यहाँ पर कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, ये बने कुछ घर फिर यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, मान लो कुछ यहाँ पर बने, कुछ यहाँ पर बने, होता है ना, इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से गांव में कुछ यहाँ पर घर बने हुए हैं, तो इनको मान लो इसको बोल दिया ये नगला है, ठीक है, अब इसको बोल दिया ये है पन्ना, ये है धानी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो इस तरीके के फ्रेगमेंटेड जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है नगला, पन्ना, धानी। तो अगर मान लो पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी होता क्या है, तो ये हेमलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं। अब आ जाए कि क्लस्टर सेटलमेंट्स होते हैं, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड होते हैं, या तो हेमलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं। तो जब पन्ना, पारा, पाली, धानी इनकी बात आती है, नगला की बात आती है, तो ये हेमलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग भागों में, दिस segmentation of large village is often mostly motivated by social and ethnic factors। और ये जो सेगमेंट होता है ना, मतलब इस तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है, ये तो जो फ्रेगमेंटेशन होती है बड़े बड़े गांव में, ये पता है किससे मोटिवेटेड होती है, ये उनके सामाजिक और एथनिक फैक्टर से मोटिवेटेड होती है। यानी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ये जो बस्ती है, एक जैसे इनके सामाजिक रीति रिवाज होंगे, पहनावा एक जैसा होगा। यहाँ पर मान लो एक ये है, ठीक है, ये पूरा एक सेटलमेंट है, तो यहाँ पर अलग प्रकार का होगा। अब इसी तरीके के मान लो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये उनके सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स इनको मोटिवेट करते हैं कि एक जैसे लोग एक साथ रहेंगे गांव में। एंड सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड द लोअर वैली ऑफ द हिमालय। और इस तरीके के जो सेटलमेंट्स होते हैं ज्यादातर वो कहां पर मिलते हैं, मिडिल और लोअर गंगा के प्लेन में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, लोअर वैली ऑफ हिमालय, हिमालय की जो लोअर वैली है, ठीक है, शिवालिक के फुट हिल्स में ज्यादातर ये सेगमेंट्स मिलते हैं इस तरीके के कि एक जैसे लोग हैं, एक जैसा पहनावा है, तो एक जगह रहेंगे। मान लो 15-20 घर बने हुए हैं, ठीक है।
तो इस तरीके की ये चीजें यहां पर है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या है इसको देख लेते हैं। सो डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स of few huts in remote jungles or no small hills with the farms and pasture on the slope, right? यानी कि जब हम dispersed settlement की बात करते हैं तो dispersed और isolated settlement pattern in India, भारत में विशेष तौर पर appears in the form of isolated huts। बिल्कुल अलग कहीं पर आपको आइसोलेटेड हट्स दिखेंगे, झोपड़ी दिखेंगे, कुछ घर दिखेंगे, उनको आप बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट यानी कि बिखरे हुए बस्तियां, ठीक है। एंड फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल, कुछ बिल्कुल रिमोट जंगल में आपको देखने को मिलेंगे, एंड स्मॉल हिल्स विथ फार्म पास्चर एंड स्लो। और बेसिकली ये हिली एरिया में होता है। जैसे कि जो भी अपर हिमाचल के बच्चे हैं उनको पता होगा कि जैसे हिली एरिया पे कुछ 2, 4, 6, 10 गांव होते हैं, उनका अपना खेत होता है, अपने जानवरों को रखते हैं। फिर कहीं दूसरी जगह पर थोड़ा सा जहां प्लेन होगा वहां पर होंगे, है ना, क्योंकि एक साथ स्मूथ जगह नहीं होती है, प्लेन जगह नहीं होती है हिल एरियाज में। तो बहुत बिखरी हुई जगह पर वो अपने छोटे छोटे से घर बनाते हैं, हट्स बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of the terrain and land resources based on habitable areas। और जब एक्सट्रीम डिस्पर्शन मिलता है इस सेटलमेंट्स में तो वो किस वजह से मिलता है? टोपोलॉजी की वजह से, स्थलाकृति की वजह से, टेरेन की वजह से। यानी कि जब प्लेन स्थलाकृति नहीं मिलेगी तो जितनी भी जगह जहां पर मिलती है, और आपने देखा भी होगा जो हिली एरिया होता है वहां पर कई बार ऊंचे बैम्बू वगैरह लगा के इस पर अपनी हट बनाई जाती है ना, जितनी भी प्लेन जगह मिलती है। तो एक घर मान लो यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पर है, या फिर 2-3 घर यहाँ पर हैं, उसके बाद अब 2-3 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो बस 3-3, 4-4 गांव के जो जगह होती है उनको गांव मान लेते हैं हिली एरिया में, ऐसा भी होता है। मिनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। यानी कि मैनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है, बहुत सारे हिली एरियाज में ऐसा होता है। और ये जो हिली एरियाज हैं ये उत्तराखंड के हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यहाँ के जो भी हिली एरियाज है वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। और जो हिमाचल से बच्चे हैं या फिर आप लोग जो प्लेन के बच्चे हो, अगर आप लोग कभी घूमने गए हो, उत्तराखंड घूमने गए हो, हिमाचल गए हो, जम्मू एंड कश्मीर गए हो, ठीक है, तो आपको ये चीज देखने को भी मिलती है। इवन जब हम वैष्णो देवी भी जाते हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि वैष्णो देवी वाला जो ट्रैक है बहुत ऊंचा है, फिर भी वहां पर आपको इस तरीके के आवास देखने को मिलते हैं। एक साथ कोई गांव नहीं मिलता है वहां पर भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ऐसे देखो यहाँ पर घर बने हुए हैं, इसीलिए जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको लाइट्स दिखती है नीचे नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से फ्रेगमेंटेड हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, क्लियर, इस तरीके के होते हैं फ्रेगमेंटेड हाउस। अब हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे आने वाली क्लास में हम अर्बन सेटलमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स देखा, उनकी डेफिनेशन देखी, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स व्हाट, होता क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, जो सोशल रिलेशनशिप होती है, उसके बारे में जाना, वो किस पर बेस है ना, फैक्टर्स कौन से हैं जो बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सोशल रिलेशनशिप एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, ये चीज हमने देखी। हमने रूरल सेटलमेंट्स को देखा, टाइप्स देखे, कौन से 4 प्रकार होते हैं, और चारों प्रकार को अलग अलग अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी पढ़ा। और मैंने ये भी बताया कि कहाँ से सवाल आया है। तो जब आप क्लास कर रहे हो बहुत ध्यान से क्लास करिएगा, और अगर कोई भी डाउट किसी भी तरीके का इस क्लास को लेकर के, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, यानी कि अगर किसी तरीके के सेटलमेंट से रिलेटेड कोई बात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मैं वो आपका डाउट या तो कमेंट में क्लियर कर दूंगी, या तो जब हमारी नेक्स्ट भी क्लास होगी तो मैं वहां पर भी उस टॉपिक को आपको बता दूंगी। क्लियर? थैंक यू सो मच, टेक केयर।